नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी गुरु। मैं हूं पल्लवी अरुण वर्मा। जनवरी, फरवरी और मार्च ये 3 महीने टैक्स प्लानिंग के लिहाज से बेहद अहम होते हैं, क्योंकि ज्यादातर सैलरीड लोग लास्ट मिनट की टैक्स प्लानिंग करने में बिजी रहते हैं। लेकिन जब बात होती है फ्रीलांसर्स की, तो उनके लिए सिनेरियो कुछ अलग है। अगर आप नौकरी की बजाय अपना खुद का काम करते हैं तो आपको डुअल टैक्स सेविंग का बेनिफिट मिल सकता है। जानेंगे आज के स्पेशल शो में। हमारे साथ हैं टैक्स एक्सपर्ट हिमांशु कुमार। हिमांशु, ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि अगर कोई खुद का काम कर रहा है, नौकरी छोड़ चुका है, वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन है या फिर अपना खुद का कोई काम शुरू किया है तो डुअल बेनिफिट मिलता है। पर ये किस तरह से होता है और ये किन के लिए एप्लीकेबल है? देखिए, ये एप्लीकेबल है कोई भी फ्रीलांसर जो कि कहीं भी काम कर रहा है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किस इंडस्ट्री में काम करते हैं। इसमें 2 तरह के लोग हो सकते हैं, एक तो सेल्फ ट्रेड में हो, एक प्रोफेशनल है। फ्रीलांसर जनरली प्रोफेशनल को ही माना जाता है। तो प्रोफेशनल के केस में ये फ़ायदा हो जाता है कि अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं और फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में आपको पैसा मिल रहा है, तो पहली बेनिफिट तो ये हो जाती है कि आपको जो पैसा मिलता है 190C में घट के आता है, यानी कि 10% का टीडीएस कट जाता है और बैलेंस पैसा आपके पास आ जाता है, कि जो कि सैलरी के केस में नहीं होता है। सैलरी के केस में क्या होता है कि आपका टोटल कैलकुलेशन होता है, डिवाइडेड बाई 12 होता है, जो भी टैक्स होता है वो गवर्नमेंट को पे कर दिया जाता है कंपनी के थ्रू। बट इस केस में क्या होता है कि आप हमेशा अपने इनकम की 90% रिसीव कर लेते हैं। उसके बाद आपको ये ऑप्शन हो जाता है कि जो इंडिविजुअल एक सैलरी क्लास बेनिफिट उठाता है, जैसे एटीसी और भी जो डिडक्शंस होते हैं, वो आप तो क्लेम कर ही पाते हैं, साथ के साथ आप एक्सपेंसेस को भी क्लेम कर पाते हैं। जैसे आपने कोई टूर किया, वो भी एक्सपेंसेस डाल सकते हैं। आपके ऑफिस में कोई आपके लिए काम कर रहा है, क्योंकि अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो हो सकता है आपके साथ 4-5 लोग भी जुड़े हों जिनको आप भी कुछ ना कुछ सैलरी पास कर रहे हैं, या किसी भी तरह का कोई प्रीमाइसेस ले रखा है जिसके लिए रेंट दे रहे हैं, या ट्रेवल कर रहे हैं, एकोमोडेशन। तो जितनी तरह की आपकी एक्सपेंसेस रिलेटेड टू योर फ्रीलांसिंग है, वो आप एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हैं और अपनी इनकम को रिड्यूस कर पाते हैं। यानी कि नेट में अगर आप 10 लाख की इनकम कर रहे हो सकता है कि 6 लाख 7 लाख की आपको एक्सपेंसेस क्लेम हो जा रहे हैं, बाकी आप एटीसी में कुछ डिडक्शन ले रहे हैं और भी जो स्टैंडर्ड डिडक्शन वो आपको मिल जाता है। तो नेट इफेक्ट में आप बहुत ही सेविंग कर पाते हैं। लेकिन हिमांशु, ये जो डेफिनेशन है फ्रीलांसर्स की, इसमें कौन कौन शामिल है? अगर कोई अपने घर से, खुद के घर से, यानी रेंट पे नहीं लिया, लेकिन अपने घर से कोई कोचिंग सेंटर शुरू करे या फिर किसी और तरह का कोई बिजनेस शुरू करे, तो क्या अभी वो भी फ्रीलांसर्स के अंदर आएंगे? देखिए, वो भी आ रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि उन्होंने कोई रेंट नहीं दिया बट क्लेम कर लिया जाता है। क्लेम करने के अपने तरीके होते हैं, बहुत तरह की ऐसी चीज़ें भी होती है जो कि आप ना दिखाते हुए भी एक्सपेंसेस क्लेम कर पाते हैं। जैसे कि आपने कोई कैश विड्रॉ किया तो उसमें लोग अपने एंड से मॉडिफिकेशन करके उस एक्सपेंसेस को एज ए किसी भी तरह का रेंट या किसी को आपने सैलरी दिया तो कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन भी कर पाते हैं, जो कि आप कह सकते हैं जिससे कि उनको टैक्स बेनिफिट मिलता है। और छोटे लेवल पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं हो पाती है, तो कोई प्रॉब्लम उतनी तरह से नहीं देखी जाती है। यानी फ्रीलांसर हैं अगर आप, तो आप टैक्स में जो इंडिविजुअल को बेनिफिट्स मिलते हैं, जो आप एनपीएस में, पीपीएफ में जो बेनिफिट लेते हैं, वो तो आप ले सकते हैं। साथ ही बिजनेस ओनर होने के नाते आप डिडक्शन भी ले सकते हैं। कुछ कॉमन स्कीम्स है एटीसी में, जिनमें एनपीएस, पीपीएफ, ईएलएसएस शामिल है। उसमें एटीसी में आपको 1.5 लाख की छूट मिलती है। उसके अलावा कैसे आपको क्लेम करना है, कैसे छूट मिलेगी, ये हिमांशु से समझ लेते हैं। आपने बिजनेस एक्सपेंसेस की बात की, तो ये कैसे क्लेम करने हैं? क्या उन्हें अपने आईटीआर में शो करना होगा? और आपने काफ़ी कुछ एक्सपेंसेस का जिक्र अभी किया भी कि अगर कोई रेंट पे आपने जगह ली है तो वो रेंटल इनकम आप रेंट दिखा सकते हैं ऑफिस रेंट के तौर पर। बिजनेस एक्सपेंसेस के अंदर और कौन कौन से आइटम्स शामिल हैं? देखिए, पहली चीज़ कि अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट हो जाती है। या तो एक ऑफिस स्पेस आपका अपना हो सकता है, अपने घर से हो सकता है, या कहीं प्रीमाइजेस हो सकती हैं। आज के डेट में कोई भी काम करने के लिए आपको एक बेसिक हार्डवेयर यानी कि लैपटॉप की हो सकती है। अगर आप कोचिंग क्लासेस करते हैं तो फर्नीचर्स हो सकते हैं। अगर आप कोई बिजनेस या छोटा सा कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं तो हो सकता है एलईडी लगा रखा हो, या किसी भी तरह की फिक्स एसेट्स भी आप यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप किसी भी तरह का कोई फिक्स एसेट यूज़ करें तो आप पहले तो उस पर आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर पाते हैं। पहला बेनिफिट ये हो जाता है, जो कि इसमें प्रोफेशनल केस में पूरा बैलेंस शीट भी बनता है और पीएल अकाउंट भी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनता है। यानी कि अगर किसी एसेट्स को आपने एक लैपटॉप भी परचेज किया तो आपके बैलेंस शीट में चला जाता है और ईयर बाय ईयर आप उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर पाते हैं। इसके अलावा हो सकता है कि आपने कुछ स्टेशनरी भी परचेज किया, वो भी उसके लिए अलाउ हो जाता है। अगर आपने किसी ऑफिस बॉय या कोई अपने स्टाफ की तरह किसी को अपने साथ एसोसिएट कर रखा है तो आप उनको सैलरी जो देते हैं वो भी एज ए एक्सपेंस क्लेम कर पाते हैं। तो जब आप बुक कीपिंग यानी अपने जब अकाउंट्स बनाते हैं तो जितने भी तरह के आपने जो खर्चे बिजनेस से रिलेटेड किया हुआ है, अगर आपने किसी को, हो सकता है कि आप ऑफिस चला रहे हैं तो ऑफिस के लिए जो ग्रोसरी यूज़ कर रहे हैं, डे बाय डे जो आप स्टेशनरी यूज़ कर रहे हैं, जितने भी तरह के एक्सपेंसेज
एक्सपेंसेस हैं आप उसको क्लेम कर पाते हैं। क्लेम करने के अपने तरीके होते हैं, ITR 4 जाता है, उसके पहले अपने इनकम के अगेंस्ट ये एक्सपेंसेस दिखाने होते हैं और बैलेंस पे आपको टैक्स पे करना होता है। इसके अलावा अपने कुछ रिस्क भी होते हैं, वो भी उस पूरे प्रोसेस में वो चीज़ को भी ध्यान रखना पड़ता है। जी, एक एक करके उन टॉपिक्स को हम छेड़ेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे क्लेम आप कर कैसे रखते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे कॉम्प्लिकेटेड साउंड कर रहा है। आपने कहा कि जो डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स है वो आप क्लेम कर सकते हैं, यानी अगर कोई व्हीकल आप इस्तेमाल करते हैं ऑफिस पर्पस के लिए, अपने काम के लिए, तो आप उसका क्लेम दिखा सकते हैं, डेप्रिसिएशन उसका क्लेम कर सकते हैं। दूसरा आपने कहा कि जो ऑफिस ओवरहेड्स होते हैं, यानी कि जो टेलीफोन है अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका बिल, या फिर इंटरनेट का बिल, या बाकी इस तरह के जो खर्चे हैं वो आप शो करते हैं। साथ ही आपने कहा कि क्लाइंट से मिलने के सिलसिले में अगर आपकी कोई मीटिंग होती है या फिर आप कहीं ट्रैवल करते हैं तो वो एक्सपेंसेस भी इसके अंदर शामिल होते हैं। लेकिन क्या इस पर कोई कैप है, क्या कोई लिमिट है दोनों एंड से कि कितना खर्च आप दिखा सकते हैं ITR में, और साथ ही जो एनुअल इनकम होगी उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की, उस पर भी कोई लिमिट है, और ये क्लेम करने का तरीका क्या है? दो पार्ट्स में से हम समझेंगे हिमांशु। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो प्रिजम्पटिव बेसिस पे आप कर सकते हैं, जो कि प्रिजम्पटिव बेसिस में क्या होता है कि आपकी जो भी इनकम है, जैसे इस साल में 50% अगर आप कोई प्रोफेशनल इनकम लेते हैं और उस इनकम पर प्रिजम्पटिव बेसिस पे अभी जो 8% का टैक्स रेट था उसको घटा के 6% कर दिया गया है इस साल में। यानी कि अगर आपने 1 करोड़ की कोई प्रॉफिट की है उस पर डायरेक्ट 50 लाख पे आपको टैक्स पे कर देना होता है, कोई भी एक्सपेंसेस आप क्लेम अब नहीं कर सकते हैं। दूसरा मेथड होता है जिसमें आप एक्सपेंस खुद क्लेम कर सकते हैं। तो पहली चीज़, कोई कैपिंग सिस्टम नहीं होता है। अगर आप 2 करोड़, हो सकता है कि पहले ईयर में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आपके पास कैपेक्स है और अपने हिसाब से चीज़ों को आप लेके चलना चाहते हैं, ब्रांडिंग भी करना चाहते हैं, हो सकता है कि पहले साल इनकम आपकी 10 लाख ही हो और एक्सपेंसेस 20 लाख हो जाए। तो कोई कैपिंग की कोई सिस्टम नहीं है, किसी भी तरह का कोई कैप नहीं है, किसी एक्सपेंसेस पे कोई कैप नहीं है। आप किसी भी लेवल पे वो एक्सपेंसेस दिखा सकते हैं, बट आपको उस एक्सपेंस को जस्टिफाई करना पड़ता है। दूसरी चीज, प्रोफेशनल के केस में क्या होता है, जनरली जो देखा गया है कि इग्नोर किया जाता है कि आप अगर किसी को पेमेंट करते हैं तो आप TDS नहीं डिडक्ट करते। उन्हें लगता है अगर किसी प्रोजेक्ट के लिए, सपोज अगर मैं फ्रीलांसर हूं और मैंने किसी थर्ड पर्सन की मदद ली है, या कह सकते हैं कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी के साथ किया है, किसी तरह की सर्विसेज ली हैं, तो वहां पर जो मैं पेमेंट कर रही हूं वहां पर मुझे TDS डिडक्ट करके शो करना होगा। तो उसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या आप एग्जाम्पल देके हिमांशु समझा पाएंगे कि ये जो डिडक्शन की आप बात करें TDS, क्योंकि सैलरीड के लिए तो ये आसान है, TDS ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट कटेगा, तो वो अलग कैटेगरी के अंदर आ गए। लेकिन जब हम फ्रीलांसर्स की बात करते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें मैनेज करना, ये थोड़ा सा समझना जरूरी है, क्योंकि शायद बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे जो शायद अपना खुद का कारोबार करने की सोच रहे हैं, या फिर अब जॉब छोड़ चुके हैं और अब शुरू कर चुके हैं अपना खुद का काम। तो ये जो TDS वाला फंड है, इसे मैं चाहूंगी हिमांशु आप थोड़ा एग्जाम्पल देकर समझाएं। पहले एक चीज तो जानना होगा कि पिछले कुछ सालों से देखा गया कि फ्रीलांसिंग के जो रेशियो है ना, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले सैलरी क्लास बहुत होते थे, लेकिन आज के डेट में फ्रीलांसर भी बहुत हैं। अब एक फ्रीलांसर किसी भी तरह की कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और उस सर्विस को भी प्रोवाइड करने के लिए हो सकता है कि वो कहीं और से सर्विस भी ले रहे हों। इस केस में अगर आप कोई भी पेमेंट 30,000 के 30,000 के ऊपर करते तो आपको TDS काटना होता है सिंगल, और अगर एग्रीगेट करके 75,000 के ऊपर होता है तो आपको TDS काटने की जरूरत होती है। और डिपेंड करता है कि किस सेक्शन में हो सकता है 2% का TDS हो सकता है 1% का TDS हो सकता है 10% का, वो नेचर पर डिपेंड करता है, तो वो कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप TDS नहीं काटते हैं तो वो एक्सपेंसेस, अगर किसी भी रीजन से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर पेपर मांग जाता है या किसी तरह की स्क्रूटनी हो जाती है, उस केस में अगर आपने TDS डिडक्ट नहीं किया है तो ये एड बैक हो जाता है, यानी कि ये आपके इनकम में जुड़ जाता है। तो हमें बहुत ही केयरफुल रहना होगा कि अगर जब हम फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो हम TDS के कंप्लायंसेस को पूरा करें, अदरवाइज जो आपने क्लेम किया हुआ है वो आपके इनकम में एड बैक भी हो सकता है। और हमेशा ये देखा गया है कि जो केसेस होते हैं आगे जाके खुलते हैं। ऐसे नहीं है कि आपने 2016 में कोई रिटर्न फाइल किया और वो 2016 में ही खुल जाए, वो हो सकता है 2018, 2020, तो ये कभी भी खुल सकते हैं। तो आपको उस हिसाब से अपने चीज़ों को जस्टिफाई करते हुए पूरा पेपर बनाना होता है कि अगर इस तरह की किसी भी तरह की प्रॉब्लम अगर आपके सामने आए तो आप उसको काउंटर कर सके, एक प्रॉपर रिप्लाई भी दे सके। अदरवाइज इस पर पैनल प्रोविजंस है, इंटरेस्ट पेनाल्टी, अलग अलग तरह की इसमें प्रावधान दिए गए इनकम टैक्स में। इनफैक्ट आपने 6 चीज़ें अब तक टच की हैं जो एक्चुअली एक्सपेंसेस के अंदर आती हैं, पर आपसे ये भी मैं जानना चाहती हूँ कि जो डुअल टैक्स सेविंग की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फ्रीलांसर्स के लिए, क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जिनमें एक सर्विस टैक्स डेफिनेटली शामिल होगा, बिसाइड्स दैट और कौन सी चीज़ें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इंडिविजुअल लेवल पर उसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है?
देखिए, दो ही चीज़ें हैं कंपोनेंट, एक तो सर्विस टैक्स है, एक आपका टीडीएस है। सर्विस टैक्स 10 लाख के ऊपर का अगर आपके रेवेन्यू हो जाती है तो वो मैंडेटरी हो जाता है। टीडीएस बहुत ही बेसिक है। जनरली देखा गया है कि लोग टीडीएस को एकदम इग्नोर करते हैं। अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हो सकता है आपने ऑफिस ही बनवाया, आपने कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया और बिल लिया और आपने टीडीएस नहीं काटा। दूसरी चीज, वो जो बिल देता है, बिल देने के भी अपने प्रोविजंस हैं। ऐसा नहीं कि कोई कच्चा बिल दे दे और उसी पे आप उसको एक्सपेंसेस मान सकते हैं। तो इनकम टैक्स के प्रावधानों में ये मेंशन किया गया कि बिल कैसे होने चाहिए, बिल पे क्या क्या होना चाहिए। वेंडर के नाम होने चाहिए, वेंडर का पूरा पता होना चाहिए, पैन नंबर होना चाहिए, डेट होना चाहिए, बिल नंबर। तो अलग अलग प्रोविजंस दिए गए हैं जो कि आपको हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है। उसी तरह अगर आप किसी, हो सकता है मैं फ्रीलांसर हूँ और कोई ऐसी चीजें हैं जो कि मैं किसी और फ्रीलांसर से भी काम करा रहा हूँ, उस केस में मुझे उसके बिल की भी रिक्वायरमेंट होगी, प्लस उस पर 10% का टीडीएस काट के जो भी बैलेंस अमाउंट है वो हमें देना होगा, जो कि मैंडेटरी है एज पर लॉ। अगर हम ये नहीं करते हैं तो ये हमारा डिसअलाउ हो सकता है आगे चल के। कभी भी अगर ये केस आगे खुलता है, उस केस में देखा गया है कि ये डिसअलाउ होकर एड बैक हो जाता है और ये आपको टैक्स देना पड़ता है, साथ के साथ पेनल्टी भी देनी पड़ती है और इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। तो यानी सर्विस टैक्स का रजिस्ट्रेशन भी बहुत अहम है। और जैसे कि आपने जिक्र भी किया कि अगर सालाना 10 लाख से ज़्यादा आपकी इनकम है तो आपको सर्विस टैक्स देना होगा। लेकिन आप काफ़ी सारे क्लाइंट्स से मिलते होंगे, काफ़ी लोगों से आपका परिचय होता होगा। क्या ग्राउंड लेवल्स पर देखें, क्या इस चीज़ की अवेयरनेस है? क्या एक्चुअली में लोग फाइल करते हैं अपना आईटीआर और सर्विस टैक्स भी टाइमली करते हैं पे? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो देखा जाता है। जो मेरे अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरे पास जितने भी क्लाइंट हैं, आई थिंक कि 70 to 80% लोगों ने सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नहीं लिया हुआ है, क्योंकि उनको ये कॉस्ट लगता है। आपको फ्रीलांसिंग करने में तो बहुत अच्छा लगता है, आप टैक्स सेव करते हैं, बट जब आपके उसके कंप्लायंसेस और उसके जो भी प्रोविजंस है, जैसे सर्विस टैक्स फाइल करना, टीडीएस फाइल करना, ये मैंडेटरी हो जाता है। लेकिन जब आप उनसे बात करते हैं कि टैक्स की प्रोविजंस है, आपको रिटर्न फाइल करना है, रजिस्ट्रेशन लेना है, वो हमेशा इग्नोर कर जाते हैं। पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि लोग क्या करते हैं कि सर्विस टैक्स में कुछ और दे रहे हैं, इनकम टैक्स में कुछ और दे रहे हैं और मैचिंग नहीं हो पाती थी। बट इस साल से गवर्नमेंट ने क्या किया, सारे सिस्टम को ऑटो कर रखा है, जो कि सर्विस टैक्स को भी पता है कि आपने इनकम टैक्स में क्या रिटर्न फाइल कर रहे हैं, इनकम टैक्स को पता है कि सर्विस टैक्स में क्या रिटर्न फाइल किए। इस साल से डेटा एक्सचेंज स्टार्ट हो चुका है। तो वैसे लोगों के लिए बहुत ही अलार्म है, जो कि जिनको लगता है कि हम बहुत स्मार्ट हैं, हम सर्विस टैक्स में कुछ डेटा दे देंगे, इनकम टैक्स में कुछ डेटा दे देंगे और अपने पूरे टैक्स को सेव कर लेंगे। तो उनके लिए अब आने वाला टाइम थोड़ा सा क्योंकि सिंगल पैन कार्ड से सारे ट्रांजैक्शंस ट्रैक हो सकते हैं, तो ये जो लोग अब तक इन नियमों का, लूप होल्स का फायदा उठाते हुए आ रहे थे, उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो गया है अब बुक्स में गलत फिगर्स दिखाना। और अब बुक्स में आपको बिल्कुल करेक्ट फिगर्स दिखानी होगी, क्योंकि सरकार का भी कहीं ना कहीं फोकस है कि लोग ऑन रिकॉर्ड्स अपनी इनकम शो करें और ऐसे कुछ भी लूप होल्स को बंद किया जाए, रोका जाए। सर्विस टैक्स के साथ एडवांस टैक्स पेमेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा रहता है, क्योंकि इसकी अपनी टाइमलाइंस हैं, समय पर क्या लोग एडवांस टैक्स अभी फिल करते हैं। और हम स्पेशली बात कर रहे हैं फ्रीलांसर्स की, एकदम नहीं करते हैं। जो उनके टीडीएस कट जाते हैं वो चाहते हैं कि उसमें भी वापस आ जाए। ये देखा गया है। सैलरी और इसमें जो सबसे बड़ा फर्क आता है ना, क्रेडिट की बहुत प्रॉब्लम आती है। क्रेडिबिलिटी मतलब कि अगर आपको अभी लोन लेने जाते हैं ना, उस केस में सैलरी को बहुत बेनिफिट मिलता है, सैलरी क्लास को, क्योंकि आप टैक्स के कोई भी प्रोविजंस को आप इवेजन नहीं कर सकते हैं। लेकिन फ्रीलांसर को लगता है कि जो टैक्स मेरा टीडीएस कट गया है ना, वो भी मेरा ही है, मुझे वो भी वापस हो जाए, जो कि अच्छा। तो इसके पीछे कारण क्या माइंडसेट की वजह से ये है कि टाइमली लोग अपना टैक्स नहीं फिल कर रहे हैं, या फिर अवेयरनेस नहीं है? देखिए, इसमें दोनों प्रॉब्लम है। हमारे तरफ से भी प्रॉब्लम है और क्लाइंट के तरफ से भी प्रॉब्लम है। कुछ लोगों ने ये एक मार्केट में ट्रेंड बना रखा है कि उनका जो बिजनेस चलता है वो मॉडल ये होता है कि जो आपका टीडीएस कटा है उसमें मैं वापस दिलवा दूंगा। वो बिजनेस का उनका मॉडल ही यही होता है। तो फ्रीलांसर को ये लगता है कि जो मेरा टीडीएस कटा है ना, वो टीडीएस ना होके वो मेरा इनकम है। क्योंकि कुछ लोग हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं यार उसने तो बोला कि हम आपके जो भी टीडीएस कटे हैं उसके 70% वापस करा दें, आप क्यों नहीं करा पा रहे हैं? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है। तो